हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेज IQ। दिस इज राहुल। गाइज, ये एच टेट का पेपर है। अभी रिसेंटली ये पेपर हुआ है। ये यहाँ पर आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रचलित उत्तर भारतीय स्वर यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। पेपर मैंने देखा है, काफी अच्छा पेपर है ये। और संगीत पारिजात के इन्होंने स्वर यहाँ पर लिखे हैं, तो इसको मैच करना है कौन सा क्या होगा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये सही से फैब्रिकेटेड नहीं है यहाँ पे। तो एक ऑप्शन जो यहाँ पर आप देखते हो, शुद्ध धैवत, ये पूर्ण निषाद में आता है। तो यहीं से आंसर को लेते हैं। तो बी में फर्स्ट आता है। तो बी में फर्स्ट सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में है। जिसने संगीत पारिजात पढ़ा होगा, इनके स्वर पढ़े होंगे आधुनिक हिसाब से, वहां आप चेक कर लोगे तो ये जो क्रम है यहाँ पर स्वरों का इन्होंने दिया, थोड़ा सा यहाँ पे गलत है ये। ठीक है। अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो इसमें क्या स्वर होगा। ये किसी वीडियो में पूरा संगीत पारिजात के ऊपर एक बना दूंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हल हाँ, जैसे कि किसी को चैलेंज करना होगा तो ये चैलेंज आप यहाँ पे कर सकते हो। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एलिमिनेशन लगाएंगे। मान लीजिए बहुत लोगों को नहीं पता होता कैसे क्वेश्चंस करेंगे। तो गीत गोविंद आप देखिए सबसे पुराना ग्रंथ है। जयदेव ने लिखा है, अष्टपदी पर ये आधारित ग्रंथ है। तो सबसे पहले इसको पकड़ लो कि सबसे पहले ये आएगा। तो सी ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट है, ये सेकंड वाला रखा हुआ है, बस ये आंसर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर है, असर्शन है, आपका अभिकथन, खंड मेरु विधि में 5 स्वरों वाले स्वर प्रस्तार से अधिकतम 720 नहीं, 5 स्वर से 720 तो नहीं बनता है। ये आपका 7 स्वर में आओगे तब जाके उधर आपका ये कंप्लीट होता है। उसके बाद है यहाँ पर, एक स्वर से 7 स्वरों तक स्वरों को उलट पुलट करने से कूट तान बनती है। तो यह विधि स्वर प्रस्तार की, ये तो सही है। अब यहाँ पर जैसे कि एक स्वर से एक प्रस्तार बनता है, 2 से 2 बन जाएगा, 3 से 6 बन जाएगा। ठीक है। 4 से 24 बन जाएगा। और 5 से कितना बन जाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाई 5, 120। 6 से कितना बनेगा? 120 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लो। 6 स्वर से ये बन जाएगा 720। 7 स्वर से कितना बन जाएगा? हाँ, 6 स्वर से 720 बनेगा, 7 स्वर से थोड़ा ज्यादा बनेगा। 5040, 7 स्वर से इतना बनेगा, शायद मैंने बोला इसमें 6 स्वर से। तो ये 7 स्वर से आपका ये टोटल बन जाएगा। हालांकि इन्होंने 5 स्वर लिखा है कि 5 से 720 बनेगा, तो हमारा तो 6 से 500, 6 से 720 बनेगा। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, और ये आपका सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट केवल आर यहाँ पर आपका, एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ आर यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। अन्नपूर्णा देवी द्वारा संस्थापित संस्था है। तो किन्नर तो देखिए नहीं है, किन्नर किया है रविशंकर जी ने। शंकर गंधर ये आपके आपको पता है, ये कृष्णराव शंकर पंडित। अली अकबर तो फिलहाल इन्होंने किया है, अली अकबर ने। और आचार्य अलाउद्दीन म्यूजिक सर्कल जो है यहाँ पर, ये जो है अन्नपूर्णा देवी जी ने किया है, इनकी बेटी थी। और ये स्टैब्लिश किया गया है 25 अप्रैल 1975 को। ये डेट और ये नोट कर लेना आप, जहां भी आप कॉलेजेस वगैरह का लिस्ट आपने बना रखी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खंड मेरु प्रणाली में स्वर प्रस्तार की संख्या क्रम जानने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये देखिए, संख्या क्रम अगर आपको जानना है तो उसको हम उद्दिष्ट कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और नष्ट और उद्धित, उद्दिष्ट कहते हैं इसको। ये अगर आपके सिलेबस में है तो पढ़ लेना यहाँ से। मे बी अगर सिलेबस में है तो क्वेश्चन सब थोड़ा डीप पूछ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये है, बड़े गुलाम अली खां। इजी है, इसमें कुछ खास वैसा करना नहीं है। तो ए में 4 देख लो कहाँ पर है, सब मिला सकते हो इसमें वैसे तो कुछ। ठीक है। तो ए में 4 पहले ही यहाँ पे रखा हुआ है, 2 में है। तो बी में 3 देख लो, तो बी में 3 यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी कट कर दो। एलिमिनेशन लगाओगे एग्जाम में तो कर लोगे। पूरा सिलेबस कभी किसी का प्रिपेयर नहीं होता है। 70 to 80% आप सिलेबस प्रिपेयर करते हो, और उसी 80% के बेसिस पे बाकी 20% वो हो जाता है एलिमिनेशन लगा के एग्जाम में। ऑप्शन दिखता है ना आपको, याद करके तो लिखना नहीं है।
36 इंच लंबे वीणा के तार पर अहोबल ने शुद्ध रे को मध्य सा से कितनी दूरी पर स्थापित किया। अब यहाँ पर देखिए एक तो डिस्टेंस इन्होंने बताया है घोड़च से और एक है मेरू से, तो वही यहाँ से पूछा है। तो ऑप्शन ही नहीं है ज्यादा वाला जो रहता है। तो शुद्ध रे वैसे देखोगे तो आपका कहाँ पर आएगा, 24 पर आता है, 32 पर आता है, हाँ। तो 32 पर आएगा, तो उधर से निकालेंगे तो 36 42, हाँ ठीक है, ये 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। रविशंकर द्वारा रचित राग है, हेम विहाग तो नहीं है ये। दुर्गेश्वरी और तिलक श्याम, ये भी अगर यहाँ पर एक ही ऑप्शन है तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। रविशंकर जी ने दुर्गेश्वरी भी बनाए हैं और तिलक श्याम राग भी बनाए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो। क्लियर है? दो क्वेश्चन हमें ऐसे मिले जिस पर चैलेंज किए जा सकते हैं, सबसे पहला वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 141। उसके बाद यहाँ पर है मसीद खानी गद को किस अन्य नाम से जानते हो, तो सबको पता है, दिल्ली बाज से जानते हैं या पश्चिमी बाज जिसको बोला जाता है, आप मेंशन कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। इसमें आगे चलते हैं। साम गायक जब साम गान में प्रयुक्त स्वरों को संकेत, ये मैंने कई बार लाइव क्लास में भी बताया है और क्लास में भी पढ़ाते समय बताया, ये गात्र वीणा होती है। गात्र वीणा जहाँ पर साम गान करते समय अंगुलियों से, उसको कहते हैं अंगुली हस्ता नियम। सामवेद में ये किया जाता था कि मंत्रों का उच्चारण करते समय हम हाथों से नोटेशंस को वहां पर शो करते थे। वो काफी प्राचीन प्रक्रिया है, आज भी कुछ मंदिरों में आपको ये मिल जाएगी अगर आप देखना चाहो तो। नेक्स्ट यहाँ पर है राग मालकौंस की सपाट तान चुनिए। तो गामा सानी ये तो नहीं है, सपाट तान मतलब सीधी आरोही तान जानी चाहिए। ठीक है, और वैसे ही क्रम में हम वापस भी आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर है सागा माधा नीसा गामा, यही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही हो जाएगा, सागा माधा नीसा पूरा सीधे सीधे ऊपर चले गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम ग्राम की सौवरी मूर्छना में मध्यम ग्राम, ये तो 4 श्रुतियां हैं, पंचम पूछता तब यहाँ पर 3 हो जाती। मूर्छना कोई भी हो, मध्यम की हमेशा मध्यम ग्राम में 4 ही श्रुतियां हैं, 2 ही स्वरों की बदलती हैं, एक पंचम की और एक धैवत की। सर्वप्रथम मेल शब्द का प्रयोग विद्यारण्य ने किया, बिल्कुल सही बात है। रागों को मेलों के वर्गीकृत करने की व्यवस्था मध्ययुग में, ये भी सही है। मध्ययुग में ही मेल राग वर्गीकरण का जो किया विद्यारण्य जी ने ही किया उसके अनुसार, तो यहाँ पर ये दोनों सत्य हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। मतंगकालीन प्रबंधों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये संस्कृत, कर्नाटक और द्रविड़ भाषाओं से निबद्ध थे, ठीक है। प्रबंध में गायक के नाम हाँ लिखे रहते थे। प्रबंधों में पद, पाठ तथा तेनक का उपयोग किया जाता था। ये 3 तो सही हो गया, तो यही गलत होगा फिर। इन प्रबंधों का वर्गीकरण थाट ट्रैक पद्धति से किया गया। थाट ट्रैक पद्धति तो ये भातखंडे जी की है, मतंग जी कहाँ से कर लेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब गलत यहाँ पर सेंटेंस है, ये ऑप्शन आपका वैसे सही होगा। तानपुरा के तारों को मिलाने का सही क्रम है। तो पहला तार मंद्र सप्तक के पंचम पर मिलाते हैं और ये 2 मध्य सप्तक के षड्ज पर होते हैं, और लास्ट वाला मंद्र सप्तक के षड्ज, तो पा सा सा, ये 3 पहला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन आया कई बार। इंद्रनील, निर्दोष तथा कोकिल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए गायन शैली तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्लास में मैंने पढ़ाया है आ, आपको। अहोबल के सप्त तालाश्रित अलंकार है, यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा और इसको सही किया जा सकता है तो क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी चलो इसके अकॉर्डिंग यह 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इंद्रनील, निर्दोष, कोकिल ये अलंकार हैं अहोबल के। क्वेश्चन नंबर 131 है यहाँ पर, शारंगदेव के अनुसार निषाद अपने कैशिकत्व में कितनी श्रुतियों का होता है। 2 3। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। तो कैशिक नहीं, आप सबको पता है, ये पहली श्रुति पर इन्होंने रखा है, 22वीं पर इधर शुद्ध नहीं रखा है, और इधर काकली नहीं आ जाता है, तो दूसरी पर काकली नहीं है, तो 22 1 2, ये 2 स्थान इसके चले गए, तो बचा कितना, एक श्रुति का कैशिक नहीं है कैशिकत्व में, तो एक ही तो श्रुति है, यहाँ पर एक ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये भी आप चैलेंज कर सकते हो। क्वेश्चन ये भी मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। तो फिलहाल अगर राइट आंसर देखोगे तो आपका यहाँ ये मिलना चाहिए सेकंड। अब ऑप्शन 1 है ही नहीं, तो सेकंड लगाओ, आगे बढ़ जाओ। सही है तो ठीक है, नहीं तो चैलेंज जो करेगा तो आगे तो ठीक ही है। आगे चलते हैं। हालांकि ये स्टैंडर्ड इनका पेपर है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए क्वेश्चंस के क्वालिटी पर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर में गान के निबद्ध और अनिबद्ध भेद का विवरण किस अध्याय में मिलता है। तो निबद्ध अनिबद्ध प्रबंध के अंतर्गत निबद्ध अनिबद्ध का वर्णन है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर ये बताइए कि अध्याय कौन सा, अध्याय प्रबंध अध्याय, पहला कौन सा है,
स्वराध्याय दूसरा। ठीक है। हम्म। चौथा अध्याय प्रबंध अध्याय। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? प्रबंध के अंतर्गत ही इन्होंने इसका वर्णन किया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? फोर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। शारंग देव के अनुसार अस्थाई वर्ण किसे कहते हैं? अस्थाई, ये तो वर्ण पढ़े ही होंगे आप लोगों ने, एक ही प्रकार का स्वर अगर हम प्रयोग करते हैं तो अस्थाई होता है। और जैसे कि सारे गामा यहाँ पर लिखा होता तो ये आरोही हो जाता, और यहीं पर अगर ये मा गा रे सा लिखा होता तो ये अवरोही हो जाता, और मिला हुआ स्वरूप होता सारे गा रे मा गा पा मा, ये आपका संचारी हो जाता। तो फिलहाल ये सही है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आसावरी सारे मापा, ठीक है। जौनपुरी सारे मापा, ठीक है। देश सारे मापा। बिहाग में निशा गा जाते हैं, ऋषभ आरोह में वर्जित होता है। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लक्षण गीत में निहित, मतलब लक्षण गीत जो अभी तो फिलहाल सिखाए नहीं जाते हैं, कुछ कॉलेज और स्कूल में भी ये सिखाया जाता है, कुछ अच्छे जो टीचर्स हैं वो सिखाते हैं। तो लक्षण गीत में राग का पूरा लक्षण होता है। राग लक्षण मतलब वादी संवादी क्या है, जाति क्या है, गायन समय क्या है, हर एक चीज वहां पर एक्सप्लेनेशन होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल 3 ताल में निबद्ध होता है। अब मान लीजिए जैसे ये सबको नहीं आता क्वेश्चन, तो इसको कैसे निकालोगे? तो लक्षण गीत केवल 3 ताल में निबद्ध नहीं होता, आपको कई तालों में ये निबद्ध मिलता है। तो पहला तो यही कट हो गया, तो ए वाले जो ऑप्शन है कट कर दो, ये कट हो गया, ये कट हो गया। क्वेश्चन करने का तरीका जो सबका अपना तरीका होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर लिखा हुआ है वादी संवादी सूचक, ठीक है, वादी संवादी बताता है, तो बी वाला ऑप्शन है, तो बी दो में है, ठीक है, देखते हैं। राग जाति सूचक, ठीक है, रागों की जातियां भी ये बताता है, तो बी और सी किस में है? इसमें है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बी सी ई। ई वाला भी ऑप्शन यहाँ पर है कि राग के स्वरों का सूचक होता है कि कौन कौन से स्वर लग रहे हैं, तो बी सी ई। संचारी आभोग से युक्त तो नहीं होता, तो ये ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार आहत नाद का ना, ये कई बार एग्जाम में क्लास में भी बताया है। ना मतलब नकार प्राणवाचक, और द मतलब दकार अग्निवाचक। आगे चलते हैं। शारंग देव ने गायकों के पंचभेद के अंतर्गत, तो ये रसिक और रंजक है, गायकों के 5 भेद हैं, रसिक रंजक भाव का आप लोगों ने पढ़े होंगे इसको। आ, तो इस पे लक्षण भी का भी इन्होंने वर्णन किया है, तो ये दो यहाँ पर आते हैं। आगे चलते हैं। षड्ज ग्राम में पंचम की एक श्रुति कम करने पर मध्यम ग्राम बनता है, ठीक है। मध्यम ग्राम में प के त्रिश्रुति होने के कारण निषाद नहीं, ये गलत है, यहाँ पे धा होता अगर तब ये सही हो जाता। पंचम अगर 3 श्रुति बनेगा तो धैवत 4 श्रुति का बनता है, तो केवल ए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, थोड़ा भी जिसने सही से अच्छी गाइडेंस में पढ़ा होगा उसका ये निकल जाएगा। गांधार ग्राम में क्रमशः म तथा नी की कितनी श्रुतियां होती हैं? तो गांधार ग्राम का फॉर्मूला 4-3-3 4-3-2। यहाँ पर लिखो सा रे, नहीं सा से स्टार्ट नहीं होगा, ये गा से होगा। ग म प ध नी सा और रे। तो बोल रहा है म, तो म 3 श्रुति है, और नी यहाँ पर ये 4 श्रुति है। नहीं, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलते हैं फटाफट, ये क्वेश्चन उतना पेपर टफ नहीं है, लेकिन अच्छा बनाया है। भरत के अनुसार जिन दो स्वरों में 9 या 13 श्रुति का अंतर है वो होते हैं, तो ये आपको पता है, ये संवादी होते हैं। आगे चलते हैं। विलायत खान का संबंध कौन सा सही नहीं है? तो ये तो सितार वादक है, ठीक है। कल्याणी कल्याणी राय आपकी शिष्या रही, ठीक है। प्रसिद्ध सारंगी वादक तो विलायत खान साहब नहीं है। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पहले ही थोड़ा सा स्कोर टफ किया जा सकता था, एक दो शिष्यों का नाम या गुरु का नाम पूछ के, घराना भी ऐड किया जा सकता था, लेकिन ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। श्रुति जाति के आधार पर भिन्न को चुनिए, तो अब ये सीधे सीधे इन्होंने जातियां दे दी हैं, कुरूल आपकी गमक है। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में चतुष्कल, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चतुष्कल आपकी द्रुत लय होती थी, तो ये इसमें आ जाएगा। एक कल, द्विकल, चतुष्कल और अष्टकल, ये आपकी पूरा बनते थे, तो चतुष्कल आपका यहाँ पर द्रुत लय में हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है। मोम दशा रंगीले, ये तो आपके
सदारंग, नियामत खां साहब। आगे चलते हैं। पेपर इजी है, बहुत टफ नहीं है, इसलिए मैं फटाफट इसको करा दे रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। निम्नलिखित रागों को उनके गायन गायन के हिसाब से व्यवस्थित करना। ओके, तो भीम पलासी तृतीय प्रहर, भैरव प्रातःकालीन संध्या प्रकाश। तो प्रातः से साय, तो पहले हमें राग मिल गया, तो भैरव डी हो जाएगा। तो ठीक है, भैरव को हम लेते हैं। भैरव के बाद क्या आ जाएगा? प्रथम प्रहर में जौनपुरी आता है। जौनपुरी के बाद वृंदावनी सारंग, सारंग दोपहर के आसपास गाया जाता है, और उसके बाद भीम पलासी। तो डी, बी और ए और सी, डी बी ए सी, पहला ऑप्शन सही है। क्लियर है? आगे चलते हैं। कंठे महाराज के शिष्य हैं। अब ये तो किशन महाराज जी इनके बेटे ही हैं, किशन महाराज। आगे चलते हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार पातक्रिया, ये भी डीप से क्वेश्चन पूछा गया है। पातक्रिया आपकी सशब्द होता है, निशब्द नहीं होता है। सशब्द क्रिया पात क्रिया के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अक्षरों के आधार पर यति के प्रकार को इंगित कीजिए। अच्छा, धा दिन ता तट धर किट धागे तट धागे तट धागे तट कट तुम कर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो लय दी गई है, ये कोई फिक्स लय यहाँ पर नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आजकल ये बना रहे हैं एग्जाम में। कभी सरगम दे देते हैं, कभी ताल के बोल दे देते हैं, तो ये भी इसमें बहुत वैसा नहीं है, इजी है। तो ये आपका स्त्रोतोवहा है। स्त्रोतोवहा कैसे है? भरत मुनि का एक स्टेटमेंट मैं कोट करूंगा कि कभी कभी वाद्यों की ध्वनि के आगे की ओर बढ़ते हुए, कभी रुकते हुए, कभी तेज होते हुए जो गति बनती है उसको हम स्त्रोतोगता कहते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ पर थोड़ा विलंबित मान लें, यहाँ द्रुत है, फिर यहाँ पे मध्य मान लें, उसके बाद ये अति द्रुत है या द्रुत में आ जाएगा। तो ये इसका लय फिक्स नहीं है, तो स्त्रोतोगता में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सेंटेंस से फैब्रिकेट किया है ये। उसके बाद चलते हैं। तीन ताल के एक आवर्तन में यदि एक ताल की क्रमशः दुगुन तिगुन और चौगुन, मतलब कि आपको तीन ताल में सेट करना है एक ताल को, तो चार मात्राएं इधर बढ़ेंगी, और दुगुन से आप निकालोगे तो 16। जो मैथमेटिक्स तरीके बताए हैं उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाँ ठीक है, वैसे ही निकलेगा। उसके बाद है सारंगी के नीचे का हिस्सा जो कि खाल खाल से मढ़ा जाता है, उसे कहते हैं संधान। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को जो इजी हैं वो भी पढ़ते रहो, ये इजी चीज़ों में आता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसको मंधान कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। दो सरल स्वरों के बीच से उत्पन्न कर्कशता सबसे अधिक होगी जब आधे स्वर की डिस्टेंस होता है। सेमीटोन का डिस्टेंस अगर हम उस पर लेते हैं आधे स्वरों का, जैसे कि अगर हम सा जाए, सा होता है ना, सा, कर्कशता की बात हो रही, सा, और ये आधे स्वर का डिस्टेंस है यहाँ पर कोमल रे, तो सा और रे में कोई संवाद नहीं होता है। ऐसे ही शुद्ध मध्यम से तीव्र मध्यम में कोई संवाद नहीं होता है। तो ये जो यहाँ पर संवाद बनते हैं, ये कर्कशता थोड़ी होती है। वो बात अलग है, गायन में उसको हम भराव दे के हारमोनियम के साथ में, और ये साइंस की बात हो रही है ना, जो डोल की बात है वहां पर। आगे चलते हैं। दादरा कहरवा जैसे छोटे तालों को छोड़कर अन्य सभी में परन की रचनाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। मुख्यतः बड़े टुकड़े जो क्रम से कम दो आवर्तनों तक चलते हैं परन कहलाते हैं, ये भी सही है। तो दोनों सत्य हैं। आगे चलते हैं। विष्णु दिगंबर तथा भातखंडे की स्वरलिपि के अंतर्गत दोनों में समान रूप से माने जाने वाले चिन्ह, तो देखिए ये तीन तो फिलहाल अलग ही है। खाली के लिए अलग है, मंद्र के लिए अलग है, तार के लिए अलग है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। मध्य सप्तक के स्वर एक जैसे ही लिखते हैं दोनों लोग, तो ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ध्वनि ध्वनि निम्नलिखित में से किस पदार्थ से गुजर नहीं सकती? ठोस में जाती है। कैसे जाती है? जो तार होता है आपका, वो तो उसके थ्रू जा रही है ना, सॉलिड ही है। वाटर से भी जाता है, द्रव गैस से भी जाता है। यहाँ पर वैक्यूम लिखा हुआ है, शून्य। वैक्यूम जैसे कि यूनिवर्स में वैक्यूम होता है, वहां पर कोई मीडियम नहीं है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। दैट्स वाई वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। भातखंडे के अनुसार वह कौन सी सांगीतिक विधा है जिसमें आकार की, देखो ताने ध्रुपद और धमार में नहीं ली जाती।
तो ए और डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। तबला वादन में दोनों हाथों के सम्मिलित प्रयोग से बोल, अच्छा दोनों हाथों से जो बजते हैं, कथकिन ठीक है, ये तो उसमें आ जाएगा सिंगल वाले में, नाता सिंगल वाले में, फिर तो उनकी सिंगल, ये गिद्दी और गणक है, ये आपका आ जाएगा दोनों हाथों से। ठीक है, आगे चलते हैं। सितार में बाज के तार को, ये मंद्र पंचम पे तो फिलहाल नहीं मिलाते हैं, मंद्र मध्यम पर ये मिलाया जाता है। मृदंग शैली के आधार पर तबले में थपिया बाज आरंभ करने का श्रेय, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कल्लू मियाँ, मक्कू मक्कू खां और मोदू खां, या फिर सिद्धार खां। थपिया बाज जो पखावज के शैली पर आधारित जो चीजें थी, वो लखनऊ घराने में जब मोदू खां साहब आए तो इन्होंने यहाँ पर क्योंकि इनको जो तालें थी, तालों के जो बोल थे, उसका निर्माण करना पड़ा ठुमरी के या फिर डांस के साथ में करने के लिए। तो यहाँ पर बोलों को थोड़ा मुलायमियत दे दी गई, और थपिया बाज जो था यहीं यहीं से इसका फिलहाल आरंभ किया गया, और मोदू खां साहब ने इसके आश्रय या फिर श्रेय जो भी दे सकते हो, मोदू खां साहब यहाँ पर आंसर हो गए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आगे चलते हैं। टप्पा गायन शैली में राग काफी, खमाज, भैरी इत्यादि राग मान्य नहीं, ये क्या है क्वेश्चन? कौन सा कथन सही नहीं है? तो टप्पा गायन में राग काफी, खमाज, भैरी इत्यादि मान्य नहीं। टप्पा गायन में तो भैरवी हम गाते हैं, खमाज में भी, काफी में भी होता है टप्पा गायन। तो अच्छा ठीक है, होल्ड पे रखते हैं इसको। टप्पा गायन की समवेत ख्याल, ठीक है ये सही है। ख्याल गायन में प्रयुक्त ताले टप्पा गायन में प्रयुक्त होती है। देखिए ख्याल गायन की, टप्पा गायन जो है ये आप इसमें टप ताल या फिर पंजाबी में भी कुछ लोग इसको गा देते हैं, या फिर है उसी 16 उसमें वो बीट्स का बनता है। तो एक तो ये इसको होल्ड पर रखते हैं, टप्पे पंजाबी भाषा। तो एक और ये दो ऑप्शन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो क्लोज बहुत जाएगा वो यहाँ पर टप्पा गायन में राग काफी, खमाज, भैरी इत्यादि राग मान्य नहीं। यही तो राग मान्य है, इन्हीं को तो हम अच्छे तरीके से, गला फंसेगा नहीं इसमें गा सकते हैं। तो ये मान्य है, अगर ये होता यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है मान्य नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? तो यही तो कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? ये है। बाकी आंसर की में देखते हैं, और आप लोग भी अपना इसमें आंसर कर सकते हो। आगे चलते हैं। हालांकि टप ख्याल में सभी गायन ख्याल के ताले नहीं प्रयोग किए जाते, ये भी बात सही है। यहाँ पर है, इसराज वाद्य को किससे बजाया जाता है? तो ये गज से बजाया जाता है, घर्षण से। भिन्न को चुनिए, रेला, खल, पड़ाल, कायदा। देखो कायदा भी तबले में प्रयोग होता है, पड़ाल भी तबले में प्रयोग होता है, रेला भी तबले में आता है। खल यहाँ पर, ये मुझे लगता है खाल है, या जो खल जो भी उन्होंने लिखने की कोशिश की है। हालांकि हमारा जो आंसर है वो सेकंड वाला ही सही हो जाएगा। पड़ाल होता है तबले में प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में द्रुत का चिन्ह है, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें फिलहाल है ही क्या। आगे चलते हैं। प्रत्येक सेकंड में होने वाले कम या अधिक आंदोलनों का प्रभाव होता है नाद के ऊंचेपन से, नीचेपन से, और क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक सेकंड में होने वाले कम या अधिक आंदोलन का प्रभाव, देखो अब यहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन उन्होंने बनाया इसको। ये पूछना ये चाह रहे हैं कि जो आंदोलन संख्या है वो किस पर डिपेंड करती है, छोटेपन बड़ेपन पर, या फिर ऊंचे या नीचेपन पर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो साउंड का पिच होता है, पिच पर आंदोलन संख्या डिपेंड कर, पिच बढ़ेगा तो आंदोलन संख्या बढ़ेगी, तो पिच बढ़ेगा, आंदोलन संख्या घट जाएगी तो पिच डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा क्वेश्चन है। दिगंबर पलुस्कर द्वारा दी गई मात्राओं को चिन्ह को सुमिल, ये भी इजी है। अब इसमें तो कुछ वैसा बताने को है नहीं, फिर भी आंसर आप कर सकते हैं। बताइए क्या आंसर होगा? हम्म,
ठीक है। हाँ हाँ। जो देखो, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे 1/2 है, तो ये 0 से मैच करते हैं। और 1/4 तो है नहीं, एक मात्रा है। और इधर ये, तो यहीं से मिला लो इसको, यहीं में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। हम्म। हम्म। देखो, एक मात्रा के लिए तो डैश है ना, ये डैश हो गया। दो के लिए ये हो गया, चार के लिए ये हो गया। तो ए में 1 आएगा यहाँ पे। तो ए में 1 यहाँ पर ये है, ये ऑप्शन आपका सही है, डी में 2 आ जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। झांझ, एकतारा, हारमोनियम, ये भी इजी है। तो हारमोनियम को मैच किया शुशिर से। और अवनद्य वाद्य, एकतारा ले लो तत् से। और झांझ हो गया घन से, और खंजरी हो गया अवनद्य से। तो ए में 2 है, तो ए में 2 कितने में है? इसी में है। आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। लघु की अवधि यदि 3 मात्रा काल का हो तो उसकी जाति त्रय से है। ठीक है। किसी किस पाश्चात्य संगीतज्ञ के साथ 50 के दशक में रविशंकर ने जुगलबंदी? पाश्चात्य ये यहूदी मैन्युअल है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य पुष्कर वाद्यों में, पुष्कर वाद्य मुरजा हो गया, मर्दल हो गया, मृदंग हो गया, मधुकरी नहीं आता इसमें। शहनाई जैसा वाद्य होता था। पुष्कर वाद्य मतलब अवनद्य वाद्य, जैसे कि पखावाज और मृदंग वाले समूह के आ जाएंगे, है ना। कलावंत संज्ञा, अब ये तो सबको पता है किसके लिए होता था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुदौ सिंह घराने के प्रतिनिधि हैं? तो ये आपके छत्रपति सिंह आ जाएंगे। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन है, सम, अतीत तथा अनागत ताल के 10 प्राणी। ये इजी है, ग्रह से संबंधित है, इसमें कुछ खास वैसा है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चतुरंग के 4 अंगों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 अंग यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप सबको पता है, पहला यहाँ पर ख्याल होगा, दूसरा यहाँ पर सरगम होगा, तीसरा यहाँ पर तराना होगा, और चौथा यहाँ पर पटाक्षर होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने तिरवट लिखा है, तो यहाँ पर लास्ट में तिरवट आ जाएगा, क्योंकि तिरवट एक चतुरंग का ही अंग है, एक अंग वहां पर नहीं होता है चतुरंग का, तो तिरवट मान लेते हैं उसको। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2, मतलब सी डी। या थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेशकार किस लय में बजाया जाता है? तो मध्य द्रुत, ये तो सभी हो जाएगा, तो 92 में ये। हालांकि द्रुत में इसको मध्य द्रुत में लेते हैं फिलहाल, ठीक है, और सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर रहा एच टेट का, जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। पेपर अच्छा था, और बहुत टफ तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, पेपर अच्छा बनाया है। आप पढ़ा होगा जिन्होंने, उनका ही यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद।